नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग पढ़ाई तो अपनी अच्छे से कर ही रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें उसने बता दिया है कि अब हम कितनी जल्दी-जल्दी एग्जाम लेने वाले हैं। तो उसी के साथ हमने अपने जो अब इस चैनल पर अब जो क्लास लाना स्टार्ट कर दिए हैं वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्लासेस लाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये सभी के लिए यूजफुल क्लासेस हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास डाली थी वो एसएससी सीजीएल 2024 प्री के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कराए थे ट्रिग्नोमेट्री के। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 प्री के क्वेश्चन। इसमें क्या है कि टॉप 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि इन सब्जेक्ट से होने वाले हैं। मतलब परसेंटेज से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन लिए हैं और रेशियो से लिए हैं और आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर हम लोग इन सभी चैप्टर में से जो क्वेश्चन निकाले हैं वो अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो अब आपको इन क्वेश्चनों से क्या पता चलेगा, जो 25 क्वेश्चन कराऊंगा, कि जो अब एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या लैंग्वेज है उन क्वेश्चनों की, इससे हम ये चीज जानेंगे। और आज की क्लास में हम जो 25 क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट अप्रोच के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करें और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए बिना क्लास को लेट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहले ही देख लेते हैं कि हम पहले क्या करने वाले हैं। तो पहले जो आपका आने वाला है वो है परसेंटेज। परसेंटेज के जो भी टॉप क्लास क्वेश्चंस मिले हैं वो हमने अपने सीट में मेंशन कर दिए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए भाई इसे सॉल्व करिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है इसमें। अब देखो समझो भाई, आप सभी को पता होगा कि इसमें देखिए हम लोग क्या चीज देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि सक्सेसिव की बात कर रहा है। मतलब जब किसी वस्तु में x% की कमी और x% की वृद्धि की जाती है तो वहां पर क्या लगता है भाई, सक्सेसिव लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि x% की यहाँ पर कमी की जा रही है और यहाँ पर x% की वृद्धि की जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल नेट चेंज यहाँ पर क्या आएगा मेरा, x² अपॉन 100। ये परसेंटेज, ये क्या इस पे नेट चेंज आएगा, मतलब इतने परसेंट की ओवरऑल और उस वस्तु में कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है, तो इसका नेट चेंज क्या होगा भाई, 10%। क्योंकि उसमें क्या बोला है कि जो फाइनल वैल्यू है उसमें 10% की कमी हो जाती है, तो वो कितनी हो रही है, 10% की कमी। यहां पर हमको दिया था x%, इधर कमी हो रही थी और इधर वृद्धि हो रही थी, दोनों को हम बराबर कर देंगे भाई। ठीक है, अब समझना, परसेंटेज से परसेंटेज काट दूंगा मैं, यहां से मेरे पर x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 1000। और यहां से मेरे पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट में 1000। अब यहां से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए आप यहां से अगर मैं 30 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पे 900 और 31 का क्या होता है भाई बताओ, 31 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 961 और 32 का स्क्वायर क्या होता है, वो क्या होता है 1024। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 31 और 32 के बीच में ही आएगा, इससे आपको पता चल ही रहा होगा। तो 31 और 32 के बीच में कौन सा है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्षों में बोतलों का उत्पादन 16 से उसे बढ़कर कितना हो गया, 26,000। 16,000 से बढ़कर कितना हो गया, 26,000। तो प्रति वर्ष वृद्धि ज्ञात करनी है, मतलब प्रति वर्ष वो कितना बढ़ रहा है ये चीज हमें बतानी है। तो देखो भाई अगर आपको ये पता चल जाए कि एक साल में वो कितना बढ़ रहा है तो हम इसे निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहली साल में वो 16,000 हुआ, ठीक है भाई, और दूसरी साल में उसने क्या बोला, 2 वर्षों में बोतलों का उत्पादन 16,000 से कितना हो गया, 26,000। कितना हो गया भाई, 26,000। ठीक है भाई, ये हो गया है। ये क्या हुआ है हमारा, एक साल में। अभी ये तो 2 साल में हुआ है कि 16,000 से कितना हो गया, 26,000। ये 2 साल में हुआ है, हमें एक साल में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। इसमें रूट मैंने लगा दिया, 1/2 पावर लगा दी, बात एक ही है। ये एक साल में निकल कर आएगा यहां से। अब देखो 0 में 0 काट दूंगा। ठीक है, अब मेरे पे नीचे क्या बचा, 1600। 1600 का मैं अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या मेरे पे 2600। 2600 का क्या होता है, अगर आप 25 का देखोगे, सॉरी 50 का देखोगे, 50 का स्क्वायर क्या होता है भाई, तो आप बोलोगे 2500। और अगर मैं 51 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पे क्या निकल के आएगा, 2601। तो अगर मैं 2600 का निकालना है मेरे को, तो आप देखिए इससे कमी वैल्यू तो आएगी, तो मैं 51 तो रखनी पड़ेगा मेरे को, 51 रख लूंगा मैं। मतलब लगभग में वैल्यू आ रही है, इससे कमी आएगा क्योंकि ये तो इसका ज्यादा है और मेरे पर ये 2600, तो इससे कमी वैल्यू आएगी। अब मेरे को यहां से क्या चीज पता चली
कि एक साल में कितनी वृद्धि हो रही है, आप बताओ मेरे को। 40 से बढ़कर कितना हो रहा है, तो आप बोलो कितनी वृद्धि हो रही है, 11 की। कितने में हो रही है, 40 में। ठीक है भाई, 40 से बढ़कर वो कितना हो रहा है, 51 हो रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है, 11 की हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की। अच्छा, अब 1/40 कितना होता है, आप बताओगे, तो आप बताओगे ये होता है 2.5%। 1/40 कितना होता है, 2.5%। और इनटू में हमारे पास 11 है, ये तो मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, बताओ भाई। जब 2.5% का मैं 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा आपका 22 और 5.5 27.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे हमारा कौन सा सही है, तो वो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक व्यक्ति हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर की प्रति मतलब 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। उसकी जो भी कार है वो इतने का मतलब 1 किलोमीटर में कितना चलती है, 15 किलोमीटर। 1 लीटर में कितनी चलती है, 15 किलोमीटर। तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि व बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च क्या होगा। तो निकटतम में बताना हमें कि कितना खर्च बढ़ेगा उसका। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट्रोल की वृद्धि हो रही है, मतलब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसके जो मासिक खर्च है, मतलब जो महीने का जो खर्च है उसमें भी 5% की वृद्धि होगी। मतलब जो भी वृद्धि होगी वो खर्चे में भी हमारे होगी, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है तो खर्चे में भी तो वृद्धि होगी उसकी। तो सेम वही चीज पूछिए, कितनी वृद्धि होगी बस। तो देखो भाई, यहां से हम क्या निकालेंगे, हमें ये पता है कि वो हर महीने में कितनी गाड़ी चलाता है। तो आप बताओगे 3045 किलोमीटर वो गाड़ी चलाता है हर महीने। ठीक है भाई, और उसकी जो गाड़ी है वो 1 लीटर में कितना चलती है, 15 किलोमीटर। तो मैं ये निकाल सकता हूं यहां से कि वो कितना एक महीने में पेट्रोल खर्च करता है। तो 15 से काट देंगे इसे, ये आ जाएगा हमारा 2 और 3 और ये आ जाएगा आपका 5, सॉरी 15 से 45, 203 लीटर पेट्रोल वो हर महीने खत्म करता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से समझना, 203 लीटर पेट्रोल हर महीने खर्च करता है और पेट्रोल की कीमत कितनी बताई गई है इसमें, 82 इंटू 82। अच्छा, अब 5% की वृद्धि करनी है भाई हमें, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई बताओ। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी आपकी 1/20। तो 1/20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं यहां से इसे काटूंगा, बताओ भाई कितनी बार कटेगा, 20 से कितनी बार कटेगा, 82, 4.1 बार। ठीक है भाई, और मैं 203 का जब 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा, ये 812। ठीक है, और मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 20.3। तो इसको जोड़ दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पर 832.3। तो मेरे को निकटतम में निकालना है, ऑप्शन नंबर देखेंगे हम कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, एक महीने में इतना पेट्रोल खर्च कर रहा है, कितने रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खर्च कर रहा है ये। अब इसमें वृद्धि कितनी हो रही है, 5% की, तो इसलिए मैंने 1/20 से गुणा कर दिया, ये पूरा टोटल करके मैंने निकाल दिया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। देखिए भाई, ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, 40। तो बी का अगर मैंने 100 मान लिया तो ए का कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, अगर बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, अब देखिए बी का जो वेतन है वो यहाँ पर कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 20%। और 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। जो बढ़ेगा तो सीधा सीधा 120 हो जाएगा, ये तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और ए का वेतन x% बढ़ता है, तो ए का जो वेतन है मैंने x% बढ़ा दिया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कह रहा है, तो ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक है। अब मेरे को ए का वेतन ये निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा, मतलब ये मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मेरे को क्या बताया, यहाँ पर देखो ये पढ़ो कि ए का नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक है, तो ये 25% मेरे को अधिक करना पड़ेगा। अब 25% अगर अधिक करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 मतलब 1/4, और ये कितनी बार कट जाएगा, मतलब 30, तो ये आ जाएगा इधर 150। मतलब 120 में 25% प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150 मेरे पर। अब यहां से आप देख सकते हो कितना बड़ा मेरे पर, 10 बड़ा। किसमें बड़ा, ये 140 में बड़ा, इंटू 100% निकालने के लिए। ठीक है, 0 से 0 काटूंगा और 1/14 क्या होता है, 7.14%। कितना होता है, 7.14%। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो देखिए एक एक क्वेश्चन आपके सारे ये सीजीएल प्री 2025 में पूछे गए हैं, एक से एक टॉप क्वेश्चन है। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परसेंटेज का कैसा आया हुआ है कि एक मकान मालिक ने 8 लाख में एक फ्लैट खरीदा है। ठीक है भाई,
वह रख रखाव के लिए हर महीने उसमें 2,000 रुपए का भुगतान करता है, मतलब उसे उसकी सेफ्टी के लिए वो 2,000 रुपए उसमें और ऐड करता है। ठीक है भाई, हर महीने। तो भुगतान करने के बाद निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है वो, तो उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए। मतलब मान के चलो मैंने 8 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा है और उसमें हर महीने में 2,000 रुपए उसकी मरम्मत के लिए देता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे 9% वार्षिक रिटर्न मिले, तो मैं उसे किस रेंट पर उठाऊं, कितनी रेंट पर उठाऊं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना कि 8 लाख रुपए, 8 लाख का मैं 9% निकालूंगा, तो आप मेरे को बता सकते हो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 9 अट्ठे 72, मतलब 72,000 रुपए मेरे को क्या इसमें आ जाएगा, ये साल का आ जाएगा। तो अब 9% मेरे को वार्षिक है, तो मेरे को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 12 से, जिससे कि मेरे एक मंथ का आ जाए। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 6,000 रुपए। बिल्कुल सही है। अब ये 6,000 रुपए क्या है, ये मेरा उसकी कॉस्ट आ गई, पर उसमें वो क्या कह रहा है कि 2,000 रुपए वो क्या करता है भाई, उसकी मरम्मत के लिए करता है। तो 2,000 रुपए मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरे पर क्या आ जाएगा भाई आंसर इसका, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए अगर मैं उस व्यक्ति को, किसी को व्यक्ति को दूं कि भाई तुम 8,000 रुपए दे दियो और ये आप रेंट पे ले लो, तब उसका इसमें फायदा होगा। ठीक है, तब उसे 9% वार्षिक रिटर्न वो कमा सकता है। ठीक है भाई, चलो। तो देखो भाई, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हो गए जो भी थे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि टॉप क्लास क्वेश्चन है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको देख लेते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो 3-3 4-4 लाइन के आ रहे हैं। थोड़ा इस तरीके का पैटर्न समझने की कोशिश करना कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर 400 रुपए प्रति स्पीकर की कीमत पर 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगाता है। ठीक है भाई, मालिक उसकी कीमत इस तरीके से तय करता है कि सिर्फ 120 स्पीकर बेचने पर उसे कुल निवेश पर 40% का मुनाफा मिल जाए। ठीक है भाई, हालांकि एक स्थायी योजना में 135 स्पीकर बिक जाते हैं। अगर बिके हुए स्पीकर का कोई पुण्य विक्रय मूल्य नहीं है, मतलब जो बाकी के रह गए, मतलब 150 में से जो 135 तो बिक गए, पर जो बाकी के रह गए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अभी रखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो कुल निवेश पर स्टोर के वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, मतलब हमें ये निकालना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसे। तो देखो भाई, यहां से क्या चीज है, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा। पहला हम लोग शॉर्ट तरीके से देखेंगे। देखो भाई, इसने क्या किया है, उसका कॉस्ट प्राइस हम कैसे पता कर सकते हैं। उसने 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगवाता है वो, तो इसको मैं 100% की वैल्यू मान लू। आप बोलोगे बिल्कुल सही है कि उसने इतने स्पीकर तो मंगवाए हैं और बेचे कितने, 135। पर वो क्या कह रहा है कि उसने 120 बेचे और जो भी उसने लगाया था कॉस्ट प्राइस, उस पर 40% का प्रॉफिट कमा लिया सिर्फ 120 बेचने पर ही। अब बाकी की 15 बचे ना, वो निकालना है मैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो उसने 120 स्पीकर बेचे, 120 स्पीकर बेचने पर वो क्या करता है कि जो उसे प्रॉफिट हुआ, मतलब जो कॉस्ट प्राइस लगा था उस पर उसने 40% का मुनाफा कमा लिया। इसका मतलब 100 से वो कितना हो गया, 140 हो गया। 120 बेचने पर ही कितना परसेंट हो गया, 140%। ठीक है भाई, अच्छा। अब हमें 135 बेचने हैं, क्योंकि बाकी की तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी। इसमें क्या बोल रहा है कि पुण्यवृत्ति की वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी के जो बचे हुए हैं। अब मेरे को क्या निकालना है कि 15 स्पीकर की वैल्यू बतानी है भाई, कितनी हो जाएगी। आप इधर देख सकते हो ये कितना डिवाइड हो रहा है, तो 8 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, मैं इसको भी 8 टाइम डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पे ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी कि नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल आ जाएगी। तो अब ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, 8 से करूंगा तो मैं से ये आ जाएगा 8 एकम 8 और ये 7.5, ये 5 बार चला जाएगा 40। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से समझो, ये मेरे पे कितने स्पीकर बिक गए, 135 स्पीकर। कितना प्रॉफिट हो गया मेरे को भाई बताओ, जोड़ के बताओ इसे कितना हो गया। ये हो गया आपका कितना, 1 5 157.5%। तो उसने क्या है, देखो 135 बिक गए, प्रॉफिट इतना हो गया। उसने लगाए कितने थे, इतना कॉस्ट प्राइस लगा 100%, तो कितना बढ़ के आ गया ये उस पर बताओ भाई। तो ये आ गया आपका 57.5% प्रॉफिट हुआ है। कितने बेचने पर, 135 बेचने पर। और जब उसने 120 बेचे थे तब 140% का मुनाफा कमा रहा था वो, ये याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तो एक बहुत इजी तरीका है। अब हम लोग इसको अगर बेसिक से भी देखेंगे तो एक बार फटाफट बेसिक भी देख लो इसका किस तरीके से होगा, इसको समझने की कोशिश करना। अब क्या है कि इतने एक स्पीकर की कीमत कितनी है, 400 रुपए। मैं कहता हूं एक स्पीकर की कीमत 400 रुपए और 150 उसने पोर्टेबल स्पीकर मंगाए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आप बताओ मेरे को, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए होगी कि नहीं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 120 बेचने पर ही ना उसने इसका इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 40% मुनाफा कमा लिया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना लगा, 60,000। इसका 40% निकालूंगा तो आप बताओ कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए। ठीक है भाई, ये तो उसने मुनाफा कमा लिया
कितना, अब मुनाफा कितना कमाया, ये तो 40% की वैल्यू है, पर 120 बेचने पर उसने कितना मुनाफा कमाया बताओ भाई। 120 बेचने पर उसने कितना मुनाफा कमाया, 84,000 रुपए। वो यही तो कह रहा है ना कि कॉस्ट प्राइस का 40% मुनाफा कमाया, मतलब इसका ये पूरा अमाउंट, तो ये कितना होगा जोड़ के, इतना 84,000 रुपए। तो एक स्पीकर कितने का बेचा होगा उसने, बताओ भाई। एक स्पीकर कितने का बेचा होगा, तो आप बताओ, उसने एक स्पीकर बेचा होगा 700 रुपए का, मतलब 400 का वो खरीद रहा है और 700 का बेच रहा है, समझना। 400 का कितने खरीद रहा है, 150। तो यहां से मेरे को इसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल गई ये, पर वो 700 रुपए में कितने बेचेगा अब, 135। तो 135 स्पीकर अगर वो 700 के हिसाब से बेचेगा तो ये कितना आ जाएगा, 94,500। ठीक है, अब मेरे को यहां से वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मेरे पे ये सीपी है, ये एसपी है, मैं यहां से अंतर निकालूंगा तो दोनों का आ जाएगा कितना भाई, 34,500 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, जो मेरा कॉस्ट प्राइस जितने का मैंने सामान मतलब अपना लगाया सामान, इंटू 100 करूंगा यहां से मैं, और 100 जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे। 6 का जब इसमें डिवाइड दूंगा तो ये 5.7% ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है भाई, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, फटाफट से इसको अपने दिमाग में सेट कर लो कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब समझो भाई, एक और बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए, मतलब अगर इसका परसेंटेज आप जानोगे कितने परसेंट लोग कर पाए हैं, तो 10 से 12% भी लोग कर पाए हैं सारे क्वेश्चन को एग्जाम में। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि एक कपड़े की दुकान 3 ड्रेस D1 D3 D2 है, ये क्या है भाई, D2 और D3, मतलब 3 प्रकार की ड्रेस हैं एक दुकान में। ठीक है भाई, जिसकी बिक्री कीमत 5:6:7 के अनुपात में थी। उन्हें D1 पर 20% का लाभ और D2 पर 10% की हानि और D3 पर 30% का लाभ हुआ। पूरी बिक्री के लिए उनका अनुमानित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। अब देखो इसको समझो, मेरे पर 3 ड्रेस है भाई, D1 D2 और D3। कितनी है भाई, D1 D2 और D3। ठीक है भाई, अब इसमें देखो क्या चीज बोला है कि ये क्या कह रहा है, देखो बिक्री कीमत का जो अनुपात दे रखा है, मतलब मेरे को सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है मेरे पे, 5:6:7 ये दे रखा है। ठीक है, अब आगे समझना, उसके बाद प्रॉफिट रेशियो भी देख ले रहे हैं, हमारा क्या दे रखा है, जो प्रॉफिट रेशियो वो भी देख ले रहे हैं हम क्या है। तो देखो भाई, D1 पर 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ठीक है भाई, उसके बाद D2 पर 10% की हानि, मतलब 10 पर 1 की हानि, ये हो गई। उसके बाद बोला D3 पर 30% का लाभ, मतलब 30% की वैल्यू क्या होती है, 3/10, मतलब 10 पे 3 का लाभ। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, अगर यहां से मेरा सीपी निकल आता है तो मैं उसको निकाल सकता हूं कि कितने परसेंट की हानि हुई, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो मेरे को सीपी की जरूरत है, तो सीपी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बताओ। 5 रुपए की वस्तु, अगर मैंने सीपी 5 मान ली, प्रॉफिट से कैसे पता करते हैं, अगर कोई प्रॉफिट होता है, अगर 1/5 लिखा हुआ है तो ये क्या सीपी है, और 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब वस्तु कितने बेची होगी, 6 रुपए की बेची होगी या नहीं। तो ये चीज ऐसे निकाली जाती है। तो मैं अगर ये निकालूं कि 5 रुपए की वस्तु में 6, एक कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई बताओ, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु कितने बेची होगी, 6 रुपए की, जबकि इसमें कितने की बेची है, 5 रुपए की। हमें निकालना क्या, सीपी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कहानी समझ में आ गई, ये मैं सीपी निकाल रहा हूं। 10 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो वस्तु कितने बेची, 9 रुपए में, इधर कितने की बेची है, 6 रुपए की, इंटू कितना करूंगा, क्योंकि मेरे को निकालना क्या सीपी, तो 100 का करूंगा। 10 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, वस्तु कितने में बेचूंगा, 13 रुपए की, जबकि बेची कितने की है, 7 रुपए की, इंटू से करूंगा 10 से, क्योंकि मेरे को निकालना सीपी। अब समझना, यहां से मेरा सीपी ये आ गया, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूंगा। 25 में डिवाइड दूंगा 6 का, तो कितना आ जाएगा, 4, 24 हो जाएगा, ये 0.16 इसका इसमें दूंगा, ये 6.66 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 70 डिवाइड 13×5 = 65, सॉरी 13×5 और 0.4, हाँ 13×5 और 20 14 आएगा। ठीक है भाई, हाँ। अब देखो, अब ये मेरे पर आ गए, ये क्या मेरे पे सीपी आ गया, सीपी कितना निकल कर आ गया, आप बता सकते हो मेरे को फटाफट से, तो सीपी कितना निकल कर आया, तो ये 4 और 10, 10 और 15, 15 ये हो गए 15, और ये आपके हो जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे आपके 16.2 के आसपास। ठीक है भाई, अप्रोक्स 16.2 के आसपास, जबकि हमारा जो एसपी था, मतलब सेलिंग प्राइस था, वो कितना था टोटल, तो आप बताओगे ये कितना था भाई बताओ,
ये आपका हो गया 11 और 7 18, ये 18 हो गया। तो इतने की चीज जब इतने में बिकी तो प्रॉफिट ही हुआ, तो हमारे जो लॉस वाले आंसर है वो सारे हट जाएंगे, लॉस तो हम सीधा हटा दिए। क्यों? क्योंकि इतने की चीज इतने में बिकी, तो कितना डिफरेंस आ गया भाई बताओ? 1.8 अपॉन 16.2 इंटू 100। यहां से निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट घटाएंगे, 18 नंबर कितने होते हैं भाई? 162, तो 1 अपॉन 9 इंटू 100। तो अप्रोक्स जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 11.11%, जो कि इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गए भाई? समझ में आ गई ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए भाई, एक एक चीज समझने की कोशिश करना कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है तथा लाभ भी 20% से बढ़कर 30% हो जाए, तो क्रय तो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई, अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि कोई सीपी है हमारा, कोई सीपी है, उसमें ये क्या कह रहा है? देखो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो जो हमारा एसपी होगा, मैं सीपी अगर 100 मान लिया, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज कितने की होगी? 120 रुपए की बिकेगी। ठीक है, अब इसने पहले बोल दिया कि एसपी पर मतलब विक्रय मूल्य पर 25% की वृद्धि हो रही है। तो विक्रय मूल्य पर अगर 25% की वृद्धि होगी, तो अगर मैं 25% की वृद्धि करूंगा, इस पर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 150। कितना हो जाएगा भाई? 150। मतलब पहले एसपी हमारा 120 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 150 हो गया है। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर अगर आप देखो कि लाभ पहले 120, मतलब लाभ पहले 20 था, अब कितना हो गया है? 30 हो गया है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू पहले मान के चलो हमारे पर ये मतलब एसपी जो था हमारा पहले 20% बढ़ा था, अब कितना बढ़ गया भाई? 30 मतलब 30% बढ़ गया है। तो ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी? 130% की वैल्यू हो जाएगी। तो जब 150 हमारी 130% की वैल्यू हो गई, तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई? 100% की वैल्यू क्या होगी? जीरो से जीरो कट जाएगा। 1500 को डिवाइड देना है मेरे को किससे? 13 से। 1500 को डिवाइड देना है मेरे को 13 से। तो देखो इसको काटते हैं, ये एक बार कटेगा। ठीक है, ये जाएगा हमारा 2, तो फिर एक आ जाएगा इधर 2, 13, 7 बचेंगे, 13 पंजे 65 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 3। तो लगभग इतना आ जाएगा आंसर 115.3। तो 115.3, ये क्या आ गया हमारा? 115.3। अब ये मेरे पास ये चीज आ गई। अब मेरे से पूछा क्या है? तो क्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पहले क्रय मूल्य मेरा कितना था? 100। अब कितना क्रय मूल्य है भाई? तो ये मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो यहां से मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 15.3%। क्योंकि 100 में कितने की वृद्धि हो रही है? 15.3% की। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म 4 के लिए मतलब 4 आम 10 रुपए में। ऐसे ही और देखो ये क्या है कि अलग अलग 3 किस्म के उसने खरीदे। 4 खरीदता है वो 10 रुपए के, दूसरी किस्म क्या है कि 5 खरीदता है वो कितने रुपए के भाई? 12 रुपए के, और तीसरी क्या है कि 2 रुपए में कितने खरीद मतलब 2 आम कितने खरीदता है? 5 रुपए के। ठीक है, अब वह उन्हें क्रमशः 2:3:1 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी आमों को तीन तीन मतलब 3 आम 7 रुपए के हिसाब से अगर बेचे, तो उनका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई यहां से क्या चीज है कि अगर इसने बोला ऐसे करके कि 4 आम 10 रुपए के बेच रहा है, तो 8 आम 20 रुपए के मतलब खरीदे होंगे, और 12 आम कितने के? 30 रुपए के। जी इस तरीके से है। ऐसे 5 आम अगर 12 रुपए के, तो मैं अगर बोलूं 10 आम कितने खरीदे होंगे? 24 रुपए के। जी उस तरीके से है। अब हमारे पास इधर क्या चीज दे रखी है? मैं अगर यहां से एक चीज निकालूं कि मेरे पास कितने किस्म के वो हैं आम, तो आप बोलोगे 3 तरीके के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले आम, अगर मैं पहले आम की बात करूंगा, पहले किस्म के आम की बात करूंगा कि 4 आम 10 रुपए के खरीदे, तो एक आम कितने रुपए का खरीदा होगा भाई बताओ? सॉरी, 4 आम अगर 10 रुपए के खरीदे हैं, तो एक आम कितने रुपए का खरीदा होगा? तो आप बोलोगे 2.5। कितने रुपए का? 2.5। और हमारे पास अनुपात में कितने आम है? तो आप बोलोगे 2। तो 2.5 में 2 का इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? बोलो 5। तो ये कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है भाई, दूसरा देख लेते हैं। 5 के लिए वो 5 आम 12 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 12 में 5 का डिवाइड देंगे, जो हो जाएगा 2.4। और कितने आम है हमारे पास? 3। तो 2.4 इंटू 3, 2.4 इंटू 3, 24 दिया 72, 7.2। ये कितना आएगा? 7.2। ठीक है भाई। अच्छा, यदि वह ये रह गया एक 2 में मतलब 2.5, तो 2.5 में अगर एक आम तो हमारी हो जाएगी 5। ठीक है, अब समझो
ये क्या है, ये आमों, ये 6 आमों की कीमत है। कैसे 6 आमों की कीमत है, ये देखो 2 और ये 3 5 और एक 6। तो 6 आम उसने कितने रुपए के खरीदे भाई, बता सकते हो? 6 आम उसने कितने रुपए के खरीदे हैं, तो आप बता सकते हो यहां से। ये आप बताओगे 5 10 17 17.2, 17.2 ही हो रहे हैं ना, 4 17.2, 17.2 हो रहे हैं, 1 मिनट, गलती तो नहीं है कुछ? ढाई, ये ठीक है, 5 ढाई, इधर ढाई आएगा ना भाई, क्योंकि वो एक है, तो ये 2.5 होगा ना, 5 नहीं होगा, 2 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो यहां से देख ले रहे हैं, ये कितना आ रहा है भाई बताओ? ये आएगा आपका ये हो रहा है आपका कितना, 12 13 14, 14.5, 14.5 और ये 2 मतलब 14.7 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इतने रुपए में उसने 6 आम खरीदे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 3 आम 7 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए जितने आम खरीदे होंगे उतनी तो आम बेचेगा, तो मैं लिख दूंगा अगर 6 आम उसने कितने रुपए के बेचे होंगे, 14 रुपए के। मैंने सिर्फ इसका दोगुना कर दिया बस, क्योंकि 3 आम तो बेचेगा नहीं, क्योंकि हमें निकालने के लिए उसका प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी तो सेम करनी पड़ेगी। जब मैंने 3 आम 7 रुपए के मैं बेच रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 6 आम मैं 14 रुपए के बेचूंगा, तो ये निकल जाएगा। अब आप मेरे को यहां से देख के बता सकते हो कि उसने 6 आम इतने रुपए के खरीदे और इतने रुपए में बेच रहा है, तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है बताओ? 14.7 है और ये 14 है, तो आप बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट? तो आप बोलो लॉस हो रहा है सीधा सीधा। तो लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट वाले सारे आंसर तो पहले तो हट जाएंगे, ठीक है ना, प्रॉफिट वाले सारे आंसर तो हट जाएंगे। अब कितने का लॉस हो रहा है आप मेरे को बताओ? यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, ये जीरो लगाऊंगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 से पहले काट लेंगे, ये 2 टाइम्स और ये 1, ये कितना 20 टाइम्स। तो यहां से 1 का लॉस हो रहा है, ये 1 का लॉस कितने में हो रहा है? अब 1 का लॉस हो रहा है तो 1/21 आ जाएगा इंटू 100, तो 100 मतलब 1/21 किसकी वैल्यू है ये भाई? ये है आपकी 4.76% की। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। एक लाइन का क्वेश्चन है, तो उसका 2 लाइन का है। एक जूस विक्रेता शुद्ध संतरे के जूस में पानी मिलाता है, मतलब क्या है कि उसके पास संतरे का जूस है, उसमें क्या करता है वो वाटर मिला देता है, पानी मिला देता है। ठीक है, अच्छा, यदि वह मिश्रण को शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचे, मतलब ये जो शुद्ध संतरे का जूस है, अगर वो पानी मिलाने के बाद भी इसकी कीमत पर ही बेचे, इसकी कीमत पर ही बेच रहा है, मान के चलो वो शुद्ध संतरे का जूस है, वो 100 रुपए का लेकर आया और उसने पानी भी मिला दिया उसमें, पर वो जो बेचेगा ना वो 100 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, मतलब लागत मूल्य पर ही बेच रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि शुद्ध संतरे के जूस के लागत मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। अब सोचो, लागत मूल्य पर ही बेचने पर भी वो 20% का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने पानी मिलाया वही उसका प्रॉफिट होगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आ गई? तो यहां से मैं क्या करूंगा, तो 20% का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी और शुद्ध संतरे के जूस का अनुपात निकालना है। तो सीधी बात भाई, यहां से हमको समझ में आ गई कि जो 20% का प्रॉफिट हो रहा है वही चीज क्या है हमारी, वही चीज क्या है हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये शुद्ध संतरे का जूस का अनुपात हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, वाटर का, जो कि हमसे पूछा है। मतलब 5 जूस के शुद्ध उसमें कितना मिला रहा है, पानी, 1 पानी मिला रहा है, तो उसका अनुपात जो होगा ऑप्शन नंबर और जो राइट हो जाएगा वो 1:5 का इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानी और किसका पूछा है, शुद्ध का पूछा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी के? ठीक है ना, चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ते हैं। एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक निवेश डाइनिंग टेबल को एक्स में बेचता है, जिससे वह 25% का मार्जिन मिलता है, जिससे उसे 25% का मार्जिन मिलता है अगर वो जेड में बेचे उसे तो। ठीक है, इसके बाद एक उत्सव अवधि के लिए एक प्रचार रणनीति के रूप में एक समान टेबल का अंकित मूल्य 1.6 जेड तक बढ़ा दिया जाता है। मतलब वो क्या करता है कि जो कीमत पर बेच रहा है ना पहले वो, अब उसमें क्या कर रहा है, 1.2 जेड तक उसे बढ़ा दिया है। ठीक है, यह समायोजन के बाद नए स्थापित अंकित मूल्य पर 20% की विशेष रियायत लागू करता है। मतलब बढ़ाने के बाद वो क्या कर रहा है, उसमें 20% का उसमें डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक है, फिर जांच इस विशिष्ट उत्सव बिक्री अवधि के दौरान स्टोर द्वारा उत्पन्न परिणामी प्रतिशत लाभ का पता लगाने का प्रयास करती है। ठीक है, उत्सव बिक्री के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, तो ये चीज इसमें पूछा गया। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। फर्नीचर एस्टेब्लिशमेंट इनिशियली डिस्पोज ऑफ पर्टिकुलर ड्यूलिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल है उसको मतलब वो क्या कर रहा है, जेड परसेंट पर मतलब जेड पर बेच रहा है। अब देखो भाई इसको समझने की कोशिश करना,
काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसी तरीके के लेंथी सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो भाई, मैंने बोला कि कोई चीज मेरे पे सीपी है, वो सीपी है, उसे वो क्या कर रहा है कि जेड परसेंट पर, मतलब जेड पर बेच रहा है, मतलब जेड पर बेच रहा है। ठीक है भाई, मैंने मान ली कि कोई चीज मेरे पर 100 है और उस पर वो क्या कर रहा है, देखो इधर आप पढ़ोगे, इधर क्या चीज कर रहा है कि 20-25% का लाभ अर्जित कर रहा है। तो किस पे कर रहा होगा, ये सीपी पे कर रहा होगा। तो जब 100 रुपए की चीज पर 25% का लाभ अर्जित करेगा तो वो चीज कितने में बेचेगा भाई, बोलो। तो आप बोलोगे 125 रुपए में बेचेगा सर। कितने में बेचेगा, 125 रुपए में बेचेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है भाई कि इस समान टेबल का अंकित मूल्य 1.6 जेड तक बढ़ा दिया जाता है। तो जो पहले मतलब जो बेच रहा है उस पर वो क्या कर रहा है, 1.6% का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो मैं इसमें भी 1.6 का इंक्रीमेंट करूंगा। आप बोलोगे बिल्कुल करोगे। ठीक है, 125 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा भाई बताओ। तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, 125 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ। ये आ जाएगा आपका 200। कितना आ जाएगा भाई, 200। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस समायोजन के बाद एक स्थापित अंकित मूल्य पर, अब ये हमारा अंकित मूल्य मतलब सेलिंग पर अंकित मूल्य हो गया, अंकित मूल्य पर 20% की विशेष रियायत लागू करता है। अब इस पे भी वो क्या कर रहा है कि 20% की क्या कर रहा है भाई, वो छूट दे रहा है। जब 20% की भी इस पे भी छूट देगा तो आप बताओ 200 पे अगर 20% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा वो चीज, 160 की। कितने की हो जाएगी भाई बोलो, 160 की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि यदि इस विशिष्ट उत्सव बिक्री अवधि के दौरान स्टोर द्वारा उत्पन्न परिणामी प्रतिशत लाभ का पता लगाने का प्रयास करती है तो हमें यह बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अब आप बताओ 100 की चीज बेची कितने में भाई, 160 में, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो आप बोलोगे सर 60% का प्रॉफिट होगा। सीधी सीधी इसमें बात हमसे कह दी। ठीक है भाई, समझ में आ गया। लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में पढ़ने के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो आप कोशिश करो कि उसे छोटे छोटे टर्म्स में उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले एक बार में रीड कर लो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर छोटे छोटे टर्म्स में उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई यही तरीका है इसे सॉल्व करने का। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ रही है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ते हैं। कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने, कितने लाख है भाई, ये 40 लाख की कुल लागत पर एक नई एप्लीकेशन के लिए 800 लाइसेंस विकसित किए। उन्होंने अपने शीर्ष बीटा परीक्षकों को 50 लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए। शेष लाइसेंसों के लिए उन्होंने प्रति लाइसेंस 6000 के बाजार मूल्य पर 15% की छूट की पेशकश की। मतलब वो क्या करता है कि इतने लाख मतलब 40 लाख रुपए के, तो वो क्या करता है, एक कंपनी है वो 40 लाख रुपए के इतने लाइसेंस खरीदती है जिसमें से वो 50 लाइसेंस निःशुल्क प्रदान कर देती है। ठीक है भाई, और एक लाइसेंस को वो 6000 रुपए जो बाजार का जो मूल्य है उस पर वो बेचती है, और उस पर भी वो क्या क्या कर देती है, छूट दे देती है 15% की। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त उन्होंने खरीदने के लिए प्रत्येक 9 लाइसेंसों के लिए वो क्या करता है, एक लाइसेंस निःशुल्क देता है। ठीक है भाई, मतलब 9 अगर वो कोई लेगा तो एक लाइसेंस वो निःशुल्क दे रहा है। यदि सभी 800 लाइसेंस वितरित किए जाएं तो कंपनी का कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। देखो भाई, यहां से हम इसको अगर समझेंगे तो क्या कह रहा है कि 40 लाख 40 लाख 40 लाख हो गए। ठीक है, 40 लाख रुपए तो उसने क्या कर दी, लागत अपनी लागत लगा दी 40 लाख रुपए की। अब वो क्या कह रहा है कि 800 लाइसेंस उसने तो विकसित किए हैं, बस 800 में से वो क्या कर दिए उसने, 40 निःशुल्क हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। हमारे पास बचे कितने, तो आप बोलोगे 750। कितने बचे, 750। 750 को वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रति लाइसेंस 6000 रुपए बाजार के मूल्य पर। तो जब एक की जे इतने लाइसेंस हैं तो मैं अगर टोटल निकाल मतलब इनकी वो निकालूंगा कॉस्ट कि इतने लाइसेंस कितने मतलब इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा है वो। ठीक है, ये निकाल लिया। उस पर भी वो 15% की छूट दे रहा है। उस पर भी वो 15% की छूट दे रहा है। 15% की फिक्शन वैल्यू क्या होती है भाई बताओ, 15% की कितनी होगी, 5 से काटेंगे 3/20, 3/20 यही तो होगा ना। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, 15% की छूट दे रहा है, मतलब 20 पे वो 3 की छूट दे रहा है। तो 20 पे 3 की छूट दे रहा है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, 17 कितना हो जाएगा भाई बताओ मेरे पे, 20। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो क्या कर रहा है, उन्होंने खरीदे गए प्रत्येक 9 लाइसेंसों के लिए एक लाइसेंस क्या कर रहा है, वो निःशुल्क दे रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है कि एक लाइसेंस निःशुल्क दे रहा है, मतलब टोटल कितने लाइसेंस हो गए, 10। 10 में कितने दे रहा है, एक दे रहा है, एक वो फ्री दे रहा है। तो 10 में 1% की छूट मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 10 पर 1 की छूट मतलब कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो से बहुत इजी तरीका है इसे सॉल्व करने का। अब समझो यहां से, इतनी उसने कॉस्ट लगाई और इतने में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई, इतने में। ठीक है भाई,
तो अब यहां से हम सीधा सीधा काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, मतलब 4 जीरो से 4 जीरो कट गए सीधे सीधे। अच्छा यहां से हम देखेंगे, इसको काटते हैं, ये 25 से काटेंगे, सॉरी इसे काट देते हैं हम 25 से काट देते हैं, 25 दिया 75, ठीक है, और इसे ये 200 हो जाएगा, तो इसे काट देते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं, ये कट गया, ठीक है भाई। अच्छा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 400 बचा उधर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3200 अनुपात। यहां से क्या क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये तो इधर देख लेते हैं कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 9 27 इंटू 6 इंटू 17। यहां से भी मैं थोड़ा और काट लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पे 1600, ठीक है, 2 से काटूंगा और इसको भी 2 से काटूंगा, ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो 81 इंटू 17 ये आ गया मेरे पर। 17 का इंटू अगर मैं 81 में करूंगा तो भाई फटाफट से बताओ मेरे पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 80 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना कितना आएगा भाई 1377, कितना आ जाएगा भाई 1377। मतलब 1600 की चीज अगर मैं इतने रुपए में बेचूंगा तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑप्शन देख ले रहे हैं एक बार पहले, एक ही ऑप्शन है जो कि लॉस वाला है वो ये है, बाकी ये सारे ऑप्शन प्रॉफिट के हैं, तो यहाँ पे तो आप यही क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाकी लॉस हमारा समझ में आ रहा है कि इतने का हो रहा है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन लेंदी भले ही है पर आप ऑप्शन से देख के इसको समझ सकते थे, यहाँ से आप एक बार में नहीं समझ पाओगे, पर थोड़ा सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने रुपए की कॉस्ट में कोई चीज इतने की बिक रही है तो लॉस ही हो रहा है, और लॉस में हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक महंगी घड़ी की कीमत शुरू में उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित की जाती है। मतलब समझने की कोशिश करना कि कोई सीपी है, उसको मैंने 100% मान लिया, अब उसे क्या कह रहा है कि इसमें वो कितने परसेंट 50% की वृद्धि करके उसे अंकित करता है, ये हो जाएगी उसकी एमआरपी मार्क प्राइस, तो 150 हो जाएगा ये, ठीक है। इस सेल के दौरान इसे उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पेश की जाती है, मतलब इस पे भी वो 20% की छूट पेश कर रहा है, 20% की छूट पेश करेगा, तो 20% 150 में 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताओ 120, 30 रुपए माइनस कर देंगे 120, ठीक है। हालांकि एक विशेष ग्राहक को छूट, मतलब ये कह रहा है कि एक विशेष ग्राहक को छूट वाले मूल्य पर x% की अतिरिक्त छूट मिलती है, मतलब जो छूट दे दी उस पर भी वो अतिरिक्त छूट ले रहा है, तो y% की वो अतिरिक्त छूट ले रहा है, ठीक है, मिलती है उसे। इससे अंतिम मूल्य, मतलब जो अंतिम बिक्री मूल्य है वो इतना हो जाता है। यदि सभी छूट के बाद भी दुकानदार को लागत मूल्य पर 8% का लाभ होता है, मतलब वो कह रहा है कि इतनी छूट देने के बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास सीपी अगर 100 है और यहां से अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो 108 हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, तो घड़ी का लागत मूल्य मतलब जो मूल मूल्य है वो और y का वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें हमें सीधी बात ये दे रखी है, तो हमें सीपी निकाल लो या फिर आप एक काम करो y निकाल लो, दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे डिफरेंट है, ठीक है भाई। तो आप यहां से देखो 120 में से अगर आप y% को माइनस कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो 108 हो रही है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, आप बोलोगे 12 का, कितने में डिस्काउंट है 120 में, तो यहां से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा भाई बताओ 10%, तो 10% का यहां से क्या उठा रहे हैं भाई, लॉस उठा रहे हैं, मतलब 10% की छूट दे रहे हैं किसमें 120 में, तभी तो वो चीज 108 रुपए की बिक रही है, तो y की वैल्यू हमारी 10 आ रही है, वो ऑप्शन नंबर ए में आ रही है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीपी निकालने की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया, ठीक है भाई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक नए एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस को 20% छूट पर एक पुनः विक्रेता को बेचता है, ठीक है भाई। मतलब एक सॉफ्टवेयर, मतलब एक क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो 20% छूट के साथ एक मतलब उसने बेच दिया उसे एक एप्लीकेशन को, छूट वाली कीमत में 15% की स्थापना और समर्थन शुल्क जोड़ा जाता है, फिर पुनः विक्रेता लाइसेंस को इतने परसेंट अधिक में बेचता है, मतलब जिसे बेचा उसने उसे वो इतने परसेंट अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट होता है। डेवलपर द्वारा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मूल्य, अंकित मूल्य निर्धारित मतलब करें, मतलब जो उसका स्टार्टिंग प्राइस था वो क्या चीज थी, कि हमें मार्क प्राइस, इसमें ये देखना है कि 20% की छूट दी, इसका मतलब 20% क्या होता है भाई हमारा 1/5, मतलब 5 पे 1 की छूट, मतलब 4 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इनटू उसमें क्या बोल रहा है कि फिर छूट वाली कीमत में 15% की स्थापना और समर्थन शुल्क जोड़ता है, मतलब 15% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/10, 3/20, ठीक है भाई, मतलब 20 पर 3 ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 23/20,
20। ठीक है भाई। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो उसके बाद कि फिर पुनः विक्रेता लाइसेंस को 7800 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो 7800 रुपए में बेच रहा है वो उसे, ठीक है भाई, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है। आप समझने की कोशिश करना, 25% की वैल्यू जो है वो 7800 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25% मतलब हो गया 1/4, 1/4 नीचे मतलब ऊपर 4 चला जाएगा, ये ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, बिल्कुल सही है ना, ठीक है। तो यहां से मेरा जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 78 इंटू 100 मतलब ये हो जाएगा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 23। 23 से इसे डिवाइड देंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई बताओ। तो 23 दिया, ये कितना हो जाएगा हमारा 9 और ये 6, 69। ठीक है, तो 69 लगभग इतनी जाएगा, 3 बार जाएगा लगभग। तो यहां से हम सीधा ऑप्शन देखेंगे, पहले हमारा 3 से कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, हमें ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 33,913.064, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, और कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। मतलब वो क्या है कि 100 रुपए की चीज में वो 80% अधिक अंकित करता है। तो कितने की हो जाएगी, 180 की हो जाएगी। ठीक है, वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हैं। तो अंकित मूल्य पर भी वो क्या करते हैं, 30% की छूट दे देते हैं। तो 30% की अगर मैं छूट दूंगा इधर, तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, 54, 18 54, तो ये 54 मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 54 माइनस करना पड़ेगा, तो 126। कितना आ जाएगा भाई, 126। ठीक है, यदि किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉटरी छूट मिलती है और स्टोर को अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता है, तो फर्नीचर आइटम की लागत कीमत ज्ञात करनी है। सीधी बात ये है हमारे। आप समझो, उसमें क्या कह रहा है कि उसे 12% का प्रॉफिट होता है, बट अगर हम यहां पर देखें उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो आप बोलोगे 26% का प्रॉफिट हो रहा है सर, पर उसमें क्या बोले 12% का। तो अगर मैं सीपी पर 12% का प्रॉफिट करूंगा, 12% का प्रॉफिट करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 112 होना चाहिए कि नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल, जबकि इसमें कितना हो रहा है, 26% का। कितना हो रहा है भाई, 26% का। 12% का होना चाहिए, हो कितने का रहा है, 26% का। किसकी वजह से हो रहा है, इस अतिरिक्त के लिए, जो 250 रुपए अतिरिक्त लॉटरी छूट दी है इसके लिए। तो मैं दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा, कितना आ रहा है भाई बताओ। ये आ जाएगा आपका 8, 8 और 4 कितना हो रहा है भाई बताओ, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो रहा है, 14। ठीक है भाई, इस 14 की वैल्यू जो है, 14% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 250। ठीक है भाई, हमें निकालनी किसकी है, 100 की। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, सीधी बात ये है। अब यहां से समझने की कोशिश करना भाई, देखो क्या तरीका है। आप ये नहीं सिर्फ 250/14 और इंटू 100 करो, आप यहां से समझो, इसका अगर मैं इससे कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पे 100 के लगभग आ जाए या 100 आ जाए, तो आप बताओ कितना करूं मैं। ये आएगा आपका कितना, अगर मैं इधर 7 कर दूं तो, कि 8, 8 करने पर आएगा 8 पंजे 40, वो 8, ये कितना आ जाएगा भाई बताओ। 7 करके देखते हैं, 8 तो ज्यादा निकल रहा है, 7 करके देखते हैं। तो 7 करेंगे, 7 चौक 28, और ये आपका 2, 14 सत्ते 98 होते हैं। तो लगभग आ रहा है कितने के आसपास, इसके आसपास, 100 के आसपास। तो लगभग में वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी अगर मैं 7% का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लगभग कितना आ जाएगा ये बताओ भाई, 0, 7 पंजे 35, 3, और ये आ जाएगा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17। तो लगभग इतना आंसर आएगा, इसके आसपास आंसर देख लो, इससे प्लस ही आंसर आएगा, क्योंकि जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है। तो लगभग 1785 जो इसका होगा वो राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, हमें अप्रोक्स में आंसर हमें निकालना पड़ता है कभी कभी क्वेश्चनों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक थोक व्यापारी फैक्ट्री की आधार लागत सी से 50% अंकित पर सीलिंग फैन का एक बैच खरीदता है। मतलब वो क्या करता है, देखो भाई, 1000 रुपए की चीज, मैं ये कह रहा हूं कि कोई सीपी है, उस पर वो क्या करता है, 50% अधिक अंकित करता है। 50% मतलब 1/2, मतलब 2 रुपए की चीज को बढ़ाकर कितने का करता है, 3। ठीक है, फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% छूट देता है। 20% मतलब कितना होता है भाई बताओ, 20% होता है 1/5, मतलब 5 पे वो कितने की छूट देता है भाई, 1 की। तो कितना हो जाएगा ये, 4। ठीक है, खुदरा विक्रेता अपनी लागत मूल्य पर 40% अधिक मार्कअप करता है। 40% अधिक मार्कअप करेंगे, कितना आ जाएगा भाई बताओ, 40%। तो ये 40% की वैल्यू कितनी होगी, यहां से निकाल लेंगे, ये 2 और ये 10, मतलब 2/5, मतलब 5 पे 2 का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद और ग्राहकों को मुद्रित मूल्य पर 10% की फ्लैट छूट प्रदान करता है। तो 10% की फ्लैट छूट मतलब हो जाएगा हमारा 10 पे 1 की छूट, मतलब
10। यदि कोई ग्राहक अंततः 18,144 रुपए का भुगतान करता है, कितने का भुगतान कर रहा है भाई बताओ? 18,144 रुपए का भुगतान कर रहा है वो, ठीक है। तो फैक्ट्री में सेलिंग फैन का मूल आधार लागत, मतलब जो सी की वैल्यू वो हमें निकालनी है। सीधी बात है, सक्सेसिव लगता रहे, लगातार सक्सेसिव लगाते रहो और काटते रहो। अब देखो भाई, काटते हैं इसे, ये 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या चीज कट रही है यहाँ पर। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कटता हुआ। ये आ जाएगा आपका, फिर इसको मल्टीप्लाई में कर ले रहे हैं, 18,144 इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारा 250, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा हमारा, ये 6 और 6 सत्ते 42, 42 इंटू 9, कितना आ रहा है भाई? 42 इंटू 9। तो अब आप इसको सॉल्व करना, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा, क्या भाई बताओ? वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 12,000, ऑप्शन नंबर ए। यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके जो 11 क्वेश्चन है लगभग, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर। तो पहला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं भाई। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, अब हम रेशियो, इसमें आ गया रेशियो और मिक्सचर के क्वेश्चन है कुछ, उनको सॉल्व करते हैं। कि रोहन ने 5 किलो प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रति किलोग्राम प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना थी। जब ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम कॉफी और साधारण कॉफी की मात्रा बदल दी गई थी। इस बदलाव से 40% का अधिक का बिल बन गया भाई उसका, ठीक है। प्रीमियम कॉफी की मूल मात्रा और साधारण कॉफी की मूल मात्रा का अनुपात हमको निकालना है यहाँ पर। अब देखो भाई समझो, हमारे पास 2 तरीके की कॉफी है भाई। कितने तरीके की कॉफी है? 2 तरीके की कॉफी है। एक कॉफी है हमारी कौन सी? प्रीमियम कॉफी। और एक कॉफी कौन सी है? ओल्ड कॉफी या साधारण कॉफी कह दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए प्रीमियम कॉफी तो आप लोग जानते ही हो कि किसके लिए होती है, बहुत अच्छे से। अब समझो यहां से, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 किलो प्रीमियम कॉफी। मैं यहां से अगर एक चीज यहां से पहले आपको बता दूं कि यहां से अगर मैं प्राइस का रेशियो पता करूं तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रीमियम कॉफी कितना है? प्रीमियम कॉफी और साधारण कॉफी का जो रेशियो है वो कितना है भाई? प्रीमियम कॉफी का 3 है, तो साधारण, ये प्राइस का रेशियो है भाई। किसका है? प्राइस का रेशियो। तो साधारण कॉफी का कितना होगा? 1, ठीक है। अच्छा, और वो क्या कह रहा है कि प्रीमियम कॉफी कितनी लिया उसने भाई? बताओ भाई, 15 केजी, ठीक है। और साधारण कॉफी कितनी है भाई? कुछ है, वो हमको पता नहीं है, वो x केजी है, ठीक है। और क्या चलता है कि पाया जाता है कि प्रीमियम कॉफी साधारण कॉफी की मात्रा बदल जाती है। किसकी बात करी गई है? मात्रा की बात करिए, मात्रा बदल जाती है, जिसके कारण 40% का बिल अधिक हो जाता है। तो यहां से पहले मैं निकाल लेता हूं। तो देखिए भाई बताओ, इतने केजी कॉफी है और इतने रुपए के हिसाब से है, तो कितनी हो जाएगी भाई बताओ? 15 प्लस इतनी कॉफी है, इतने के हिसाब से कितनी हो जाएगी भाई बताओ? x। ये यहां से निकल गया। मात्राएं आपस में बदल जाती हैं भाई। अब समझो, देखो यहां से, ये अब कॉफी हो जाएगी x केजी और ये हो जाएगी हमारी कौन सी? 5 केजी। तो यहां से मात्राएं बदल दी गई हैं, मात्राएं बदल दी गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब जो आएगी मेरे पास क्या आ जाएगी? 3x प्लस इधर कितना आ जाएगा भाई बताओ? 5। ये आ गया। इसी चीज के कारण वो क्या कह रहा है कि उसका बिल 40% अधिक बढ़ जाता है। तो 40% अधिक बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है? 40 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2 अपॉन कितनी? 2 अपॉन 5, मतलब 5 में 2 बढ़ जाना, मतलब 7 अपॉन 5। ये यहां से हम इसे सीधा सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इससे हम देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15। तो यहां से मैं सीधा सीधा पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। 15 सत्ते 105, ये हो गया, प्लस 7x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 15x प्लस 25, ये हो गया। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको उधर भेजूंगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा भाई बताओ? 8x इक्वल टू, इसमें से हम ये 0 2 8 85, ठीक है। 85 बचेगा, नहीं 80 बचेगा, सॉरी भाई, कितना बचेगा? 80। तो यहां से मैं इसको काटूंगा, x की वैल्यू मेरे पे कितनी आ जाएगी? 10। x की वैल्यू मेरे पे कितनी आ जाएगी? 10। अब मेरे को यहां से क्या पता चल गया भाई बताओ? यहां से मेरे को पता चल गया कि उसकी कीमत कितनी थी। मतलब इसमें क्या बोला है कि मूल की बात करिए ना, हाँ मूल मात्रा। तो ये तो 5 थी और x की निकालूंगा, ये 10 थी। तो 1 अनुपात कितना आ गया भाई? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है भाई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कि एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण क्रमशः 5:7:4 के अनुपात में है, तो इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब के रस का परिणामी मात्रा संतरे के रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा
क्या थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भाई, पहली बात तो आपको याद रखना है कि किसी भी चीज का अगर अनुपात में उसकी मात्रा दे रखी है, मान के चलो सेब और संतरे का दे रखा है, उनकी मात्रा दे रखी है कि इतने लीटर ये इतने लीटर ये उनका रस, अगर उसमें से मैंने 14 लीटर निकाल लिया या 15 लीटर निकाल लिया, तो भी उनका रेशियो जो बाकी बचेगा वो सेम ही होने वाला है। समझना, अब हमारे पास क्या है मैं वो देख ले रहा हूं। एक तो संतरा है, ठीक है, एक तो क्या है हमारे पास संतरे हैं, फिर क्या है सेब है, और फिर क्या है हमारे पास अमरूद। ठीक है भाई, अमरूद। ये क्या कह रहा है कि इतने अनुपात में है और इसमें से 24 लीटर निकाल लिया जाता है, तो कितना भी लीटर निकाल लो भाई, मतलब उससे नहीं है, आपने निकाल लिया भाई। ये निकालने के बाद जो बचा हमारे पास वो कितना बचा, क्योंकि हमारी जो रेशियो है वो हमेशा समान रहता है। रेशियो भाई हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। मतलब वो क्या कह रहा है कि संतरे के 10 लीटर बढ़ा दिया भाई उसने, और क्या कह रहा है अमरूद ना, अमरूद में 6 लीटर, तो 6 लीटर इसमें इंक्रीज कर दिया। ठीक है भाई, मिलाया जाता है। यदि सेब के रस की परिणामी मात्रा, सेब के रस की परिणामी मात्रा और संतरे की रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है, भाई हमने सेब में तो कुछ मिला ही नहीं है, तो सेब की वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, 7 रेशियो। भाई वो क्या कह रहा है फिर भी कि 14%, वो 14 लीटर अधिक हो गया, 14 लीटर अधिक हो गया। अब ये 14 कैसे अधिक हो गया, क्योंकि हमने संतरे की मात्रा बढ़ाई है, जिसके कारण से जो यहाँ की वैल्यू होगी उससे 14 अधिक हो गया। ठीक है, तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी। अब देखो, प्रारंभिक मात्रा निकालने के लिए यहां से आपको ये पता होनी पहले प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो आप यहां से इनका देख लो, ये प्रारंभिक मात्रा हमारे पास कितनी निकलेगी भाई बताओ, ये निकलेगी आपकी कितनी 11 और ये 16, ये क्या है हमारी 16। ठीक है, ये कितनी ज्यादा है भाई बताओ, 10 तो ये ज्यादा हो गई और 14 ये ज्यादा हो गई, 24 ज्यादा हो गई, जबकि रेशियो में कितनी ज्यादा है, आप बोलोगे 2 ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हो कितने हो रहा है, 24 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, और हमारे पास टोटल जो वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 16, क्योंकि ये 7 और ये कितनी हो जाएगी 9 और 7 कितनी हो जाएगी 16, 16 हो गए। अब हमारे पास एक की वैल्यू 12 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई बताओ, 100 कितनी हो जाएगी 196। तो ये आ गया हमारे पास। बट हमने इसमें क्या किया है कि 24 लीटर तो पहले ही निकाल लिया है, तो 24 लीटर और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बताओ ये कितना आएगा फटाफट से, ये 0 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 होगा ना, ये तो गलत है ना, 6 दूनी 12 होगा, 192 होगा, कितना हो जाएगा 192, 24 और ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और ये 216, कितना आ जाएगा भाई 216। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट से भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। चलो चले भाई, एक बर्तन में 7:3 के अनुपात में अम्ल और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, मिश्रण का 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है, मिश्रण का अम्ल का मतलब मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, इसमें क्या है, हमारे पास ये रेशियो दे रखा है, बर्तन में ये रेशियो दे रखा है, अम्ल और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, तो यहां से अगर मैं अम्ल और पानी का बोला है तो अम्ल पहला है और पानी मतलब वाटर बाद का है, तो टोटल ये कितना है इतना। अगर मैं मिश्रण उसका निकालूंगा क्या नाम है अम्ल का, तो कितना आ जाएगा इतना, तो ये एक्चुअल में कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 70% है। जो फाइनल हमारा अम्ल है या एसिड है वो कितना है 70%। ठीक है, उसमें से क्या कहें मिश्रण में से 20% निकालकर पानी से बदल दिया जाता है। अगर हमारे पास 100% है, 100 में से अगर मैंने 20% मिक्सर निकाल दिया, जो मिक्स था मिश्रण वो निकाल दिया, तो मेरे पे एसिड बचेगा। एसिड कितना परसेंट बचेगा 80% बचेगा, तो 80% को मैं इधर लिखूंगा इंटू 80%। ठीक है, 80% में बोल दूं तो 0.8। ठीक है, इसको दोबारा दोहराया जाता है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि मिश्रण में अम्ल का अंतिम प्रतिशत क्या होगा, तो यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट से। ये आ जाएगा हमारे पास 70% इंटू ये कितना हो जाएगा 64, मतलब 0.64 यहां से हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मतलब 44.8%। कितना आ जाएगा भाई 44.8% इसका आंसर आ जाएगा, 44.8% ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कहानी समझ में आ गई।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी, मतलब एसिड और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 में है। इस घोल की कुल मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है। देखो भाई, हमारे पास एसिड है और वाटर है, आप समझना, एसिड है और वाटर है। एसिड और वाटर का जो रेशियो दे रखा है हमारे पास वो कितना दे रखा है? ये दे रखा है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से क्या निकाला जाता है? शुद्ध एसिड निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, यही बोल रहा है ना। हाँ, कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दिया जाता है, मतलब इसमें बदलाव हो रहा है, वाटर में बदलाव नहीं हो रहा है। यदि एसिड और वाटर का जो अंतिम अनुपात है वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। देखो भाई, ये अनुपात का बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। एक तरीके से हमारा बदलाव इस चीज में हो रहा है, ना कि बदलाव किस चीज में हो रहा है? इसमें। तो हमारा ये तो सेम होना चाहिए, तो मैं इसको ही सेम कर लूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट से। ये रेशियो हो जाएगा कितना? 9, और ये रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास? 6, ठीक है भाई। और ये रेशियो मेरे पे कितना हो जाएगा? 14, और ये रेशियो मेरे पे कितना हो जाएगा? 6। यहां पर हमने क्या किया? वाटर में कोई नहीं किया, बस एसिड में हमने बदलाव किया है। तो एसिड में बदलाव किया, वो ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। एसिड में यहां पर कितना बदलाव हुआ भाई? बताओ, यहां पर हमारे पास कितना बदलाव हुआ? यहां से आप एक चीज और देख सकते हो, हमारे पास देखो, मैंने आपको बताया था कि इतने लीटर अगर हमारे पास जो घोल है, हम उसमें से कितना भी लीटर कुछ भी निकाल लें, अनुपात हमेशा सेम रहना है। तो अनुपात हमारे पास कितना है? 100 लीटर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? हमारे पास 20। अब हमारे पास जो डिफरेंस है कितना चेंज हुआ है? तो आप बोलोगे 5 का चेंज हुआ है। 20 से काटेंगे, 5 बार काटेंगे, 25 होते हैं, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। फटाफट से इसका आंसर बताओगे? चलो भाई, इसी तरीके से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30 लीटर शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। भाई, दूध में मिलावट हो रही है, 75 रुपए से 80 रुपए तक लीटर दूध पहुंच चुका है। ये भी ध्यान रखना है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है। अब ये कितनी बार दोहराई जा रही है भाई? याद रखना, 4 बार दोहराई जा रही है। टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 30 लीटर। लगभग पूछा गया क्वेश्चन कि लगभग कितना दूध, वो मूल दूध अंत में बचा। देखो भाई, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? 30। 30 में से 6 लीटर दूध निकाल ले रहे हैं हम। 6 लीटर दूध निकाल लिया, तो अब ये कितने कह देंगे? 1 बट्टे कितना बचेगा? 5। मतलब 5 में से 1 लीटर दूध निकाल लिया, तो मतलब कितना था टोटल? 30। 5 में से 1 निकाल लिया, कितना बचा? कितना बचा भाई? 4:5 में बचा ना, यही चीज तो बची। इसको कितनी बार दोहरा रहा है भाई? 4 बार दोहरा रहा है। 4 पावर कर दूंगा मैं। अब देखो भाई, 30 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट से। 256। आप बोलोगे बिल्कुल सर 256 हो जाएगा। नीचे देखेंगे, 5 की पावर 4 करेंगे तो भाई 125 आएगा। सॉरी, 125 आएगा, 625 आएगा, 625 आएगा। ये कितना आएगा? 625 आएगा। ठीक है भाई, इसे काट देंगे भाई। इसे क्या कर देंगे? काट देंगे। ये काटते हैं, चलो हम लोग 5 से काटते हैं, ये जाएगा 6 बार, और ये 5 से काटेंगे तो 125। अब आप देखो, 125 दूनी कितने होते हैं? 250। तो लगभग लगभग 250 के अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा कटेगा। अब आप यहां से एक आंसर समझने की कोशिश करना कि 6 का मल्टीप्लाई मेरे को 2 में करना है, इसका मतलब 12 के लगभग आंसर आएगा, 12 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। 12 से आंसर जो ज्यादा आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा। हमको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसकी कौन लेते हुए इधर से उधर चलेगा, कौन मल्टीप्लाई करेगा, समझ गए ना। ये देखिए, मैंने इसको पहले 5 से काटा, 125 आ गया। 25 दूनी मेरा कितना होता है? 250। तो 250 के लगभग कटेगा, 250 से थोड़ा ही ज्यादा कटेगा। उसके बाद मैंने 6 बार काटा, 6 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया, 12। मतलब 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, अब आता है भाई टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का, और ये लास्ट है टाइम एंड वर्क का, इसका और जानदार क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके भी, जो कि आए हुए हैं। इसको पढ़ लेते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 और 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 17 दिन में पूरा कर लिया। तो काम कर छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन में काम किया? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसे कर लेते हैं। चलो भाई, देखो भाई, ए बी, ए ने कोई काम किया है, मतलब ए ने जो काम करने में टाइम लगाया वो 28 दिन का लगाया है। बी ने जो लगाया वो कितना लगाया भाई? 35 दिन का टाइम लगाया है। कितने दिन का टाइम लगाया? 35 दिनों का टाइम लगाया है। अब सिंपल, हमको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा इनका 140। 140 ये हमारा क्या भाई? टोटल वर्क है। कितना है भाई? बताओ भाई, टोटल वर्क है। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 140। अब मेरे को क्या निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। यहां से ये जाएगा हमारा 5 बार, और 35, ये 35 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 140। ये आ गया।
ठीक है, अब देखो भाई, ये दोनों इतने होशियार हैं, इन्होंने शुरू से काम करना स्टार्ट किया, दोनों भाई शुरू से काम कर रहे हैं और दोनों साथ साथ काम करते हुए आ रहे हैं। ए का मन भटक गया किसी को देखकर, ए ने यहां पर काम छोड़ दिया। बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, फटाफट से बताओ। बाकी का बचा हुआ काम सर बी करेगा, और बी कितने दिन में कर रहा है, 17 दिन में कर रहा है, 17 दिन में। और यहां से हमको क्या पता चल रही है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो 17 दिन में 17 इंटू 4 मतलब 68 काम करेगा। कितना काम करेगा भाई, 68 काम करेगा। अब मेरे को टोटल काम मेरे पर ये है, बी ने इतना काम कर लिया, इसमें से बी का काम निकाल लूंगा तो मेरे पे क्या काम बचेगा, जो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं कितना बचेगा भाई, 140 में से अगर मैं 68 घटाऊंगा 72 बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सर बचेगा। ये काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर करते हैं 9 काम। कितना करते हैं, 9 काम। तो मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पे कितना आ जाएगा, ये 8। कितना आ जाएगा, 8। तो 8 डेज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसने बोला है कि क्या, कि काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया, तो कितने दिन काम किया बी के साथ, 8 दिन तक काम किया था भाई। ठीक है भाई, चल तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा करते हैं। देखो भाई, ये ए और बी जो है वो 12 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है, जबकि बी और सी उसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी जो है उसे 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए द्वारा 5 दिन में और बी द्वारा 7 दिन में काम करने के बाद ए जो है वो 5 दिन में और बी जो है वो 7 दिन में काम पूरा करने के बाद सी को पूरा काम करने में 13 दिन लगते हैं। सी को 13 दिन लगते हैं भाई। ठीक है, तो सी को अकेला पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, ये चीज पूछिए हमसे, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकाल ली तो हम इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप बोलोगे। यहां से मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो कितना आएगा भाई बताओ ये कितना आ जाएगा, 16 चौक, सॉरी 16 कम 16 शून्य 16 थी 48, ये कितना बच जाएगा भाई 4 बार, ये कितना हो जाएगा 3 बार। ठीक है भाई, यहां से हमको ये पता चल गई। अब मेरे को सिर्फ सी की एफिशिएंसी पे फोकस करना है, उसके बाद और कुछ नहीं है। चलो भाई, अब देखो यहां से मैं एक चीज पता कर सकता हूं, यहां से अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो देखो ये अब इन सभी का जो काम है वो 48 करना है इनको भाई। इनको कितना काम करना है, 48 काम करना है, क्योंकि मेरे पे टोटल जो वर्क डन है वो कितना है भाई 48 है। यहां से मैं अगर निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 और प्लस जो 5b है इसको मैंने एक अलग कर लिया। मेरे पे यहाँ पे क्या बचा, 2b बचा, 2b में और अलग करूंगा, 2b मैंने अलग कर लिया, और यहां से मैं 2c अलग करूंगा, एक ये चीज अलग हो गई, प्लस 11c ये हो गया मेरे पर, और 48 ये इक्वल में आ गया, क्योंकि टोटल वर्क मेरे को यही करना है। यहां से मैं सी की एफिशिएंसी निकाल लूंगा, मतलब एक दिन में सी कितना काम कर रहा है। यहां से आप देखो ये क्या निकलेगा, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 दिन में 20, ये आ गया इसका प्लस। बी और सी कितना कर रहे हैं 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6, ये हो गया प्लस। सी का मेरे को निकालना है, इसलिए मेरे को सी निकालना पड़ेगा। अब यहां से मैं सीधे सीधे सी की वैल्यू निकालूंगा। देखो भाई कैसे निकालूंगा, 26 ये हो गया, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 में 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 22, और 22 आ जाएगा, 22 में 11 का डिवाइड दूंगा तो 2, मतलब एफिशिएंसी मेरी सी की कितनी आ गई, 2 आ गई। मेरे को ज्यादा कुछ सॉल्व करना नहीं है, सी की एफिशिएंसी मेरे पे 2 आ जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल काम ये है मेरे पर सी द्वारा कराया जाएगा, तो 48/2 मतलब ये हो जाएगा 24 डेज। 24 डेज में जो है वो सी इस काम को पूरा अकेला कर सकता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहां से क्या चीज कह रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 15 दिन, मतलब ये कह रहा है 15 आदमियों को एक काम इतने मतलब 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अब वो क्या कह रहे थे, देखो 6 दिन के बाद, मतलब अगर मैं बात करूं एमडीएच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 15 आदमी हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है 8 घंटे काम कर रहे हैं, और 6 दिन के बाद वो देखो क्या कैटेगरी है, मतलब 24 दिन थे, अब 6 दिन मतलब 18 आ जाएगा इधर, इक्वल टू क्या कह रहा है कि 7वें दिन से, मतलब 7वें दिन से वो क्या कर रहा है, काम के घंटे भी घटाकर वो प्रतिदिन 6 घंटे कर देते हैं, मतलब 6 घंटे कर देते हैं। पहले 8 घंटे काम करते थे, अब वो 6 घंटे कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि वे 5 आदमी और बढ़ा देते हैं। पहले आदमी कितने थे भाई 15 थे, अब वो 5 आदमी और बढ़ा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 20 आदमी हो जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो अब पूछा है कि कितने दिन और अधिक आवश्यकता होगी, तो दिन निकालने हमें सीधा सीधा ये फंडा है, बस और कुछ नहीं करना है। अब हमें यहां से दिन निकालने हैं, तो दिन देखो किस तरीके से निकलेंगे। यहां से अगर मैं काटूंगा तो 15 8 120 होते हैं भाई, सीधा सीधा ये कट गया, डी की वैल्यू 18 आ गई, तो डी इक्वल टू 18 इसका आंसर होगा, 18 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गई क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट और लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
अभी यहां तक जो भी बच्चे रुके हुए हैं, इसका मतलब वो अपने एग्जाम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है भाई, तो अब लास्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। भाई देखो, ए प्लस बी जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। 30 दिन में उस कार्य को करते हैं। ए द्वारा 16 दिन तक काम करने के बाद, ए द्वारा 16 दिन तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य 44 दिनों में पूरा करना पड़ता है, मतलब करना है। ठीक है, तो बी को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अगर मैंने बी की एफिशिएंसी निकाल ली तो मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, देखो भाई ये क्या चीज कहना चाह रहा है कि दोनों तो भाई वो इतने दिनों में काम करते हैं, पर वो कह रहे हैं ए 16 दिनों तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य 44 दिन, मतलब बी को शेष कार्य अकेले 44 दिनों में पूरा करना है। अब 30 में से ए ने 16 काम तो कर लिया, ए ने 16 दिनों तक काम कर लिया, 30 दिनों में से 16 दिन काम कर लिया। यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि कितने दिन काम किया इसने? 14। कितने दिन कम काम किया? 14। जबकि इसे करना कितने दिन था? 30 दिन। इसने कितने दिन किया? इन्हें 16 दिन। और उसी रीजन से बी को इतने दिन अधिक लगे। कितने दिन अधिक लगे? 44 दिन। बी को भी कितना करना था? 30 दिन। जबकि लग गए इसको कितने दिन? 40 दिन एक्स्ट्रा लग गए, सॉरी 14 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो मैं यहां से ए को भी 14 दिन एक्स्ट्रा लग गए, तो ए इंटू 14 इक्वल टू बी को भी 14, मतलब इसको कम लगे और इसको ज्यादा लग गए 14। तो यहां से मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी आ जाएगी। 14 से 14 कट जाएगा कि नहीं? आप बिल्कुल बोलोगे। यहां से मेरे को एक चीज समझ में आती है कि बी को 44 दिन अधिक काम नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि ए ने 16 मतलब 14 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, इसलिए। तो यहां से मेरे को एफिशिएंसी मिल गई। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए और बी 60-60 दिन काम करते, मतलब 60 काम करते, तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं कि ए द्वारा 60 दिन काम किया जाता है, बी द्वारा 60 दिन काम किया जाता है, तो दोनों मिलकर अगर मैं बोलूं कि काम को, मतलब 60 दिन में काम करता है ए और बी भी 60 दिन काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे? तो आप बोलोगे 30 दिन में काम खत्म कर लेंगे। समझ में आ गई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर। अब मैं इसको एक तरीके से और समझा दूं। अगर मैं यहीं से क्वेश्चन लेता हूं कि ए अगर उस काम को 60 दिन में करता है, बी अगर उस काम को करता है 60 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। तो एक एक जी आ जाएगा। अब दोनों मिलकर देखो कितना करेंगे, तो आप बोलोगे टोटल वर्क जो है दोनों मिलकर करेंगे 2 डिवाइड इंटू 30। तो दोनों मिलकर कितने दिन में? 30 करेंगे, जो कि हमारा शुरू में ही दे रखा था। तभी मैंने बोला कि इनकी एफिशिएंसी क्या जाएगी? ए इक्वल टू बी। ठीक है भाई, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी क्लास का, और ये मैंने टॉप क्लास सारे क्वेश्चन करा दिए हैं अभी तक आपको। सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। 25 क्वेश्चन लिए थे यहाँ पर। ठीक है भाई, 25 क्वेश्चन लिए थे और सारे मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए। तो टॉप 25 क्वेश्चन थे, और किसके थे? एसएससी सीजीएल प्री 2025 के। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी क्लास में, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब हम कोशिश करेंगे किसी और टॉपिक के साथ लेकर आए। मैंने एक एडवांस का ले लिया, अर्थमेटिक ले लिया इस बार फिर कोशिश करूंगा एडवांस के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊं। तो इसी तरह की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।